नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। यानी मैं बलवंत साण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए आपको आया हूं। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्यारा सा चैप्टर है जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे थे, पीछे हमने किया था। उसका जो ये लास्ट पार्ट है, लास्ट उसके क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो मैं बताता हूँ। बाहरी हल्की के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रियाशील धातु कौन सी है, क्रियाशील धातु कौन सी है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों का जवाब कैसे दिया जाए और वो कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम याद करने हैं। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, तो पीरियोडिक टेबल के मोटे मोटे क्वेश्चन मैं यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल के बड़े बड़े क्वेश्चन आपके निकाल के बताता हूँ मैं। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, मेरे साथ पढ़ी है, तो आपको ये क्वेश्चन याद ही होंगे। पीरियोडिक टेबल 1913 आधुनिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर रहता है मोजले। हेनरी मोजले ने 1913 में दी थी। आपसे पूछे आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक माना जाता है मेंडलीफ ने को। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जी? मेंडलीफ से दूसरा जो ज़्यादा रिपीटेड होने वाला है। सबसे पहले आवर्त सारणी में स्तंभ और या वर्ग और आवर्त का जिक्र किसने किया था? आवर्त और वर्ग और आवर्त का जिक्र किसने किया था? तो हमारा ये आंसर रहता है। इसमें आवर्त कितने थे? 6 थे और वर्ग कितने थे? 8 थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। भाई मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग थे? 8। आवर्त कितने थे? 6। वर्ग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो खड़ी लाइन जो होती है ना, खड़ी लाइन पंक्ति जो है उसको, और पड़ी लाइन है जो यानी क्षैतिज पंक्ति जो है उसको क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। यानी ऐसे है उसको वर्ग कहा जाता है, ऐसे को आवर्त कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी जरूरी है। ठीक है, ये बात तो मेंडलीफ की। इनकी फेल क्यों हो गई थी? कोबाल्ट निकल वाला याद रख लेना। कोबाल्ट निकल को आगे पीछे रख दिया था। ठीक है, कोबाल्ट और निकल को आगे पीछे रख दिया था। दूसरी इनकी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता क्या थी पीरियोडिक टेबल की? इन्होंने परमाणु भार के हिसाब से रखा था। परमाणु भार के हिसाब से, भार के क्रम में तत्वों को रखा था। ये इनकी कमी भी थी या विशेषता थी पीरियोडिक टेबल की इनकी। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा था, लेकिन रखना किससे? परमाणु क्रमांक। इन्होंने परमाणु गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया था, भार की बजाय पे परमाणु के गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। इन्होंने बताया था भी भविष्य के अंदर कुछ ऐसे एटम भी पाए जाएंगे जो आपके लिए, या उन्हें जगह भी छोड़ दी थी खाली, और ऐसा पाया भी गया। आपने एक का एल्यूमिनियम, एक का मैग्नीशियम, एक का बोरोन, इस प्रकार से उन्होंने नाम दे के छोड़ दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब मोजले की पीरियोडिक टेबल है, तो मोजले जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने तत्व है? 118 तत्व है। अगर आपसे ये भी पूछ ले इस तत्वों में कितने थे, तो 63 थे। ठीक है, 118। मोजले के समय 114 या 112 भी थे। ठीक है, लेकिन अब की हम बात करते हैं तो ये है। आपसे ये पूछा जाता है पहला तत्व कौन सा है? देखो सारे क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से। पहला तत्व हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। लास्ट तत्व कौन सा है? नहीं, अंतिम तत्व कौन सा है? अंतिम तत्व कौन सा है? तो आप कहोगी ऑर्गेनेसो, लास्ट तत्व। इसका 1 नंबर पहला और इसका लास्ट 118 नंबर है। तो लास्ट का तत्व है जो लास्ट में खोजा गया है, ऑर्गेनेसोन। ठीक है, अंतिम तत्व है। 118 तत्व जो हैं उनको कितने आवर्त, कितने वर्ग में बांटा गया है? तो वर्ग आपके 18, 118 से आप 18 याद कर लेना, 18 वर्ग है। ठीक है, और आवर्त कितने हैं? आवर्त कितने हैं? तो आपको आवर्त याद करने हैं, 7 आवर्त हैं। यानी वर्ग किसे कहा जाता है जी? ये तो वर्ग हैं, 1 2 3
4, इस प्रकार से लास्ट तक, ये लास्ट वाला 18 नंबर वर्ग है। ठीक है, ऐसे तो ऐसे याद करना, ये पीरियोडिक टेबल है। लेकिन आवर्त इस प्रकार से, ये एक आवर्त हो गया, ये आवर्त है, ये आवर्त है, ये आवर्त है, ये आवर्त है, ये आवर्त, ये आवर्त, आवर्त इधर से ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, यानी खड़ी लाइन है वो क्या है, खड़े स्तंभ है वो क्या है, और पड़े स्तंभ है वो क्या है, आवर्त है। ठीक है, 118 तत्वों को कितने वर्ग और कितने आवर्त में सजाया गया, तो 18 तत्वों को 118 तत्वों को 18 वर्ग और इतने सजाया गया। अब तो बहुत कुछ करेंगे, बड़ा भारी अंतिम छोटा सब हिसाब से चलेंगे ना। अब 118 तत्व है ना, तो आवर्त सारणी में 3 प्रकार आवर्त सारणी है ना, उसको अगर हम धातु है, धातु के हिसाब से बांट रहे हैं मान लो, तो 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। कितने धातु हैं, या उसमें उपधातु हैं, और या उसमें अधातु है। यानी या तो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है ना, उसमें से धातु, उपधातु या अधातु, 3 में से तो और कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो धातु जो है ना उसकी संख्या पूछ ले आप बता देना, 91 है जी, इसकी संख्या 7 है जी, और इनकी संख्या 20 है जी। उपधातु की 7 है, 91 है, और ये। अब पीरियोडिक टेबल में ये याद कर लेना भाई, इधर वाली साइड है इस प्रकार से एक लाइन है और ये इसको पूरा करती है मान लो पीरियोडिक टेबल को, तो यहाँ पे सारी की सारी धातु है, और एक नीचे वाली लाइन है डबल लाइन 28, ये सारी की सारी धातु है। ठीक है, ये लाइन जो है ये अधातु, इधर वाली साइड इस लाइन के जिगजैग लाइन जो है उसके उधर क्या है, अधातु। और ये जो लाइन है ना ये किसको बता रही है, तो ये लाइन आपकी बता रही है, मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ये लाइन बताती है उपधातु को, मेटालॉइड्स उपधातु। ठीक है, तो आपसे पूछ ले पीरियोडिक टेबल के बाईं साइड किसको रखा गया है, बायां साइड, बायां तरफ किसको रखा गया, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, बायां तरफ धातु को रखा गया। आपसे पूछ ले पीरियोडिक टेबल में दायां तरफ किसको रखा गया है, दायां तरफ किसको रखा गया है, तो आप कहोगे अधातु को रखा गया है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो आपको समझने पे आसान हो जाएंगे। और भी देखो, और बीच में क्या है, उपधातु, जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती है, धातु और अधातु के दोनों गुण। अब मेटल नॉन मेटल आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, कौन कौन सी उपधातु है, कौन कौन सी क्रियाशील ज़्यादा धातु है, कौन सी कम क्रियाशील है, कौन सी क्षार धातु है, कौन सी मृदा क्षार धातु है। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस ये बातें हो रही हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है ना। तो पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो आपसे पूछे बायां तरफ, पीरियोडिक टेबल में बायां तरफ क्या रखा गया है, तो आप कहोगे जी धातुओं को रखा गया है। लेकिन एकमात्र बायां तरफ अपवाद है, बायां तरफ किसको रखा गया है, अधातु, एक अधातु को रखा गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, अपवाद तो इंपॉर्टेंट ही है, तो वो क्या है, हाइड्रोजन। बायां तरफ एकमात्र अधातु कौन सी है, हाइड्रोजन है, सबसे हल्का धातु हाइड्रोजन। दायां तरफ क्या रखा गया है, तो आपका आंसर आ जाता है अधातु, नॉन मेटल रखी गई है। इधर वाली साइड अधातु, इधर वाली साइड धातु, और बीच में एक जिगजैग लाइन है वो क्या है, 7 है, जिसमें उपधातु भी हैं। ये तो हो गया जी, क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन देखो बनते कैसे हैं, धातु अधातु वाली तो बात हो गई, पीछे वाली वीडियो भी बहुत अच्छी है, आप देखोगे तो पहला तत्व है, तो आप ये कह सकते हो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये है। पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और फ़र्क भी बताऊँगा आपको, धातु भारी कौन सी है, तत्व कौन, और ये क्या है,
अक्रिय गैस है, याद रखना, अक्रिय गैस है, या आप कह सकते हो नोबल गैस है, या आप कह सकते हो आदर्श गैस है, या आपसे कह सकते हो ये। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और भी है, तो आप पीरियोडिक टेबल का पहला और आखिरी जो है अंतिम तत्व दोनों ही क्या है, अधातु है, दोनों ही क्या है, अधातु है। ये भी बात याद कर लेना, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 118 है, 300 के लगभग इसका परमाणु भार है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, क्लियर है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन क्या है, तो आप इसको याद कर लो। पहला तत्व है, हल्का तत्व है, ठीक है। पहला तत्व हल्का तत्व, आवारा तत्व भी कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है। और ये क्या है, अधातु है, याद रखना, अधातु है, ठीक है। और ऐसा तत्व जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। बाकी हाइड्रोजन से बहुत पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। एकमात्र ऐसा जिसके तीनों समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं, समस्थानिक, सस्थानिक है, कितने इसके, 3 है, और तीनों के नाम अलग अलग हैं, आपको पता भी है, ठीक है। ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और टाइटेरियम, ठीक है। तो ये 3 तत्व इसके हैं समस्थानिक, आइसोटोप, इसके अलग अलग नाम भी हैं। अब पढ़ते हैं कुछ अलग, और अलग क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें अलग ही है आपके लिए। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो कवि क्या कहना चाहता है, भी ये क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर आप याद करते हो, अगर ये क्वेश्चन आप याद करते हो तो भविष्य में आपको फ़ायदा होने वाला है। फ्यूचर के अंदर ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ते हो, और देखो अब मैं लाइव पढ़ाता तो अलग बात थी, मैं आपसे बातें भी कर सकता था, 1-2 स्टूडेंट जो भी है, ठीक है। अगर मैं अब ऑफलाइन, यानी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मान लो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो अपने पास कुछ ऐसी सुविधाएं भी नहीं होगी जिससे हम क्या कर सकें, भी वीडियो को क्या कर सकें, लाइव कर सकें। उसका कारण भी है क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, भी एक फ़िक्स टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। भी फ़िक्स टाइम होने का कारण ये है, भी ड्यूटी होती है, कभी बदल जाती है, कभी इधर बदल जाती है, कभी शाम को, कभी ड्यूटी से आके बनाते हैं, कभी ड्यूटी से जाते समय वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लाइव आने का एक फ़िक्स टाइम होता है, जिस टाइम पर आपको लाइव दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे उस हिसाब से आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये अच्छी चीज़ें और आपके क्वेश्चन के आंसर तभी दे पाता हूँ कि मुझे ये मान लो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस लाइन का, पेपर क्लियर कैसे होते हैं, तैयारी कैसे की जाती है, रूटीन कैसे बनता है, तो वो बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको बार बार रिवाइज़ करवाना, बार बार इस चीज़ को रिपीट करना, कुछ चीज़ें मैं ऐसी जो रिपीट कर देता हूँ बार बार, लेकिन आप सोचते हो ये चीज़ बार बार रिपीट करने का फ़ायदा क्या है। ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती है, क्योंकि ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। हो सकता है क्या पता आपका तरीका अलग हो पढ़ने का, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है ये। बार बार कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है तो वो चीज़ें याद होती है और माइंड उसको कैच करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से पढ़िए, भी कोई चीज़ रिपीट हो। मैं तो कहता हूँ अगर आप क्वेश्चन भी लगाते हैं ना, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन लगाते हैं, तो चारों के कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन तो आप वहाँ से आपके कवर होने चाहिए। 15-20 का मतलब क्या हुआ, भी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन के चारों के चारों सोल्व करवा के 2-2, 3-3 उस ऑप्शन से भी क्वेश्चन कोई बना देता है, तो उस टीचर से पढ़िएगा, वो आपका बेड़ा पार करवा देगा। जो पर्सन क्वेश्चन करवाता है, क्वेश्चन को समझाता है भी क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन क्वेश्चन, चाहे आपको वो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करवाता हो और आप उस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, मान लो सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो चारों क्वेश्चन के चारों ऑप्शन
तो उसके ऑप्शन को 10 से गुणा कर लो। मान लो एक क्वेश्चन से 20-30 क्वेश्चन आपके करवा के चला जाता हो, तो दिमाग में ऐसा सेट बैठा देगा वो आपके भी, वो सब्जेक्ट आपका कभी भी आपको कभी दिक्कत नहीं आई। कोई भी टीचर पढ़ाता हो, मैं मेरी बात नहीं कहता, ठीक है, वो अपने पास तो इतनी सुविधाएं नहीं है क्वेश्चन करवाने की, क्योंकि क्वेश्चन आजकल आप जो क्वेश्चन करते हो, आपकी जो आदतें हैं, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है, तो बोर्ड भी डिजिटल आ गए। वाइट बोर्ड तो मेरे जैसे कोई गरीब मास्टर लगाते हैं ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाते हैं आपको, और क्वेश्चन लिखे हुए जब मिल जाते हैं ना, तो आप उसमें ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हो, ठीक है, ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हो, और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को हल करने की सोचते हो भी, हम उसका आंसर देने में, तो आपको मज़ा आता है, तो आप वहाँ पढ़िए। मैं नहीं कहता, इसलिए तो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। मैंने ट्राई किया था, व्यू भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन यहाँ पे लिखने में फिर थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, ठीक है, तो मैं किसी का टाइम ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा दिल नहीं मांगता भाई, आपका मानता हो तो अलग बात है, दिल माने ना माने, और दिमाग से आपा चलते नहीं। स्टूडेंट अपने लिए सब कुछ है, उसके लिए आपा उसका नुकसान नहीं कर सकते, फ़ायदा हो ना हो हमसे, आपा एक बात याद रखना है, नुकसान नहीं करेंगे आपका, आपको मिसगाइड कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जिस दिन मिसगाइड करना शुरू कर दिया, तो ये सोच लेना दूसरी लाइन पकड़ ली अपन, है ना, औरों की तरह। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, इस बात को लिख लेना आप, चाहे जितने भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बात को आप लिख लेना। आपसे पूछा जाता है भी भारी, हेवीएस्ट धातु कौन सी है, पूछा जा सकता है ना, भारी धातु कौन सी है। आपसे पूछा जा सकता है भारी गैस कौन सी है। आपसे पूछा जा सकता है भारी तत्व कौन सा है, पूछा जा सकता है ना, पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है। यही बात आपसे ये भी पूछी जा सकती है, हल्का, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, भारी की बात करेंगे, हल्का का यहाँ बात करेंगे, तो हल्की धातु कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हल्का सबसे हल्की गैस कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। नॉर्मल सी बात है ना, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है, ठीक है। भारी धातु कौन सी है, तो आप ओस्मियम आंसर देते हो, ओस्मियम। इसका कारण बता देता हूँ मैं, इसकी डेंसिटी है ना, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसकी डेंसिटी जो है, यानी इसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यानी भारी धातु तो इससे और भी ज़्यादा है। इसका क्या है, देखो 76 है इसका परमाणु क्रमांक, तो 76 से आगे भी तो है, 76 से आगे भी तो धातुएं हैं, 76 से आगे भी तो धातुएं हैं, तो उनका परमाणु भार के हिसाब से वो भारी हो। लेकिन इसको क्यों है, क्योंकि इसका घनत्व जो ज़्यादा होता है ना, घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होती है, इतना याद रखना, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए भारी है ये धातु। कहेंगे सर गलत लिख रही है ना, उसमें। अब सबसे भारी गैस की बात करें तो इतनी भारी गैस अपनी रेडोन, रेडोन इतनी भारी गैस है, इतनी रेडोन भारी गैस है भैया, वो अभी क्या है, वो वायुमंडल में पाई नहीं जाती, वो कहाँ नहीं पाई जाती, वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती, ठीक है। वो भूकंप के समय आपने सुना होगा भी रेडोन गैस है, वो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, तो वायुमंडल में गैस नहीं पाई जाती। क्वेश्चन आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, रेडोन। क्यों नहीं पाई जाती, रेडोन इतनी भारी है, इतनी भारी है कि वो गैस तो है लेकिन वातावरण वायुमंडल में नहीं रह सकती। वो कहाँ बैठ गई है, आपकी पृथ्वी के धरातल में, क्या पृथ्वी के धरातल में समा गई है, देखो इतनी भारी है।
पृथ्वी के धरातल में समा गई है। ठीक है, अब पृथ्वी के धरातल में समा गई है या वायुमंडल गैस, कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? क्वेश्चन ए, सबसे भारी गैस रेडोन। कौन सी गैस है ये? तो आप कहोगे जी ये तो अक्रिय गैस बताई थी आपने। कौन सी गैस है ये? अक्रिय गैस है, यानी आप कहोगे जी ये तो आदर्श गैस है, या आप कहोगे जी ये तो नोबल गैस है। ठीक है ना, कौन सी गैस है? ये तो नोबल गैस है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने? देखो इस बार समझो, एक बात को एक जगह क्लियर करो भैया, तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है ना, और फ़ायदा उठाओ जितना। देखो रेडोन है, पहली बात तो गैस है, क्लियर हुई। वायुमंडल में नहीं है, गैस है फिर भी वायुमंडल में नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इतनी भारी है ये, पृथ्वी की ज़मीन जो अपनी धरती है ना उसके अंदर समा गई है। इतनी भारी है, अभी वो ऊपर रह ही नहीं सकती, इतनी भारी है, वो समा गई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भारी है, धरातल के नीचे नीचे पाई जाती है, पृथ्वी के सबसे नीचे परत पे जो अपनी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भारी है ना। ठीक है, उसके बाद अक्रिय गैस, आदर्श गैस, नोबल गैस है ये बात भी याद कर लें। रेडोन क्या है? अक्रिय गैस है, तो नोबल गैस है। दूसरी बात, धरती में समा गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भी क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जब भूकंप आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो भूकंप के समय कौन सी गैस उत्पन्न हो जाती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न हो जाती है? रेडोन। अब भूकंप आएगा तो आपको धरती में त्रेड़ आएगी, नहीं आएगी क्या? धरती में दरार आएगी, दरार आएगी तो वो गैस क्या है? निकल के ऊपर आ जाती है। क्या हो जाती है? कई बार उस नीचे से ज़्यादा प्रेशर बनता है ना धरती का, तो ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद क्या होता है? तो वो वायुमंडल में अगर रेडोन गैस है, रेडोन गैस है, तो किसकी संभावना मानी जाती है? वायुमंडल में अगर रेडोन गैस है तो भूकंप आने की संभावना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? भूकंप आने की संभावना। संभावना, ठीक है, संभावना मानी जाती है, अभी भूकंप आ सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? वायुमंडल में गैस नहीं है, रेडोन। सबसे भारी गैस है रेडोन। भारी गैस है, पृथ्वी के धरातल पर पाई जाती है, लेकिन धरातल के अंदर समा गई है। ठीक है ना, और रेडोन अक्रिय गैस, नोबल गैस है, सबसे भारी भूकंप गैस। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे, तो इसका आंसर वही होने वाला है, क्योंकि गैस तो है ना, लेकिन है क्या? रेडोन ही है। तो ये क्वेश्चन के आंसर ये है, अक्रिय गैस है, भारी है, नॉर्मल सी बात है, तो बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। भारी तत्वों की बात करें तो OG, AG, AG। OG यानी आप लिख लो ऑर्गेनेसोन, भारी तत्व है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, भारी तत्व कौन सा? तो ये क्लियर हो जाएगी। कहीं ऑस्मियम दिया, कहीं यूरेनियम। आपसे ये पूछ ले भारी तत्व, लेकिन वो कहते प्राकृतिक तत्व, ये बनाया हुआ है। प्राकृतिक तत्व भारी कौन सा है? तो आपका यूरेनियम आंसर दे देना, यूरेनियम 92 नंबर पे जो आता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जिससे बम्ब बनते हैं, बम्ब। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाएंगे, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो। हल्की धातु कौन सी है? तो हल्की हाइड्रोजन के बाद क्या नाम आता है? हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद। ठीक है ना, तो हलीना किससे फरियाद कर रही है? हलीना रब से फरियाद कर रही है। तो पहली हल्की धातु ये है भाई, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये है। और दूसरे पे हल्की धातु आपकी सोडियम। दूसरे पे कौन सी हल्की धातु? सोडियम। तो आप लिख सकते हो लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। और आपको पता भी है इसका परमाणु भार कितना होता है? तो ये नंबर कितना होता है इसका? लिथियम का 3 नंबर पे आती है ये, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, और इसका 7 भार होता है, परमाणु भार होता है। तो सबसे हल्की धातु ये है लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो गैस आपकी कौन सी गैस है? देखो, सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस हल्की है। ठीक है, कौन सी हल्की गैस है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, गैस होने पर ये 2 लगता है, H2 अकेला
नहीं रह सकता। हाइड्रोजन का परमाणु आपको पता है, वो साथ मिलके रहेगा तो वो क्या गैस बनाता है, और अधातु है वो, ठीक है ना। तो सबसे हल्की अधातु पूछ ले आपसे, सबसे हल्की अधातु भी पूछ ले तो भी आपका आंसर दे देना है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो भी आपको आंसर दे देना है हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है तो आपका हीलियम आंसर रहेगा। क्या रहेगा? हीलियम। आपने पढ़ा भी होगा है, ठीक है। हीना, नीना और करीना जिंदा रहे, और लास्ट में ओजी, आजी, एजी है। तो ये सारी की सारी अक्रिय गैस है। तो सबसे भारी अक्रिय गैस तो नीचे वाली हो गई, ठीक है, ओजी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो लेकिन ये प्राकृतिक तत्व नहीं है, ये खोजा हुआ तत्व है, बनाया हुआ गैस है, ये बनाई हुई गैस है। वायुमंडल में ये भी नहीं है ना। तो आपको क्या याद करना है? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे बारी, और लास्ट में रेडोन। आपको आंसर रेडोन देना है, ठीक है ना। अधातु, तो अधातु कौन सी है? हल्की हाइड्रोजन ही है यार, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। तो हाइड्रोजन भी हल्की है। तो ये देखो क्वेश्चन के आंसर ये गैस पूछ ले, तत्व पूछ ले हल्का, गैस हल्का, तत्व पूछ ले हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन। और अधातु भी हाइड्रोजन है। लेकिन अक्रिय गैस की बात करता है तो अक्रिय गैस सबसे हल्की ये है हीलियम, ठीक है। और हाइड्रोजन को कहाँ भरा जाता है, हीलियम को कहाँ भरा जाता है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला सिस्टम है, इसको हम बताएंगे आपको, है ना। क्लियर हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखो, सबसे मुलायम, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कठोर तत्व कौन सा है? तत्व की बात करते हैं, कठोर धातु कौन सी है? कठोर धातु कौन सी है, ठीक है। और सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सबसे मुलायम धातु अपरूप है कार्बन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं, यानी हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है, और ये कार्बन का अपरूप है, आपको पता ही हो, ठीक है। तो हीरा को तत्व माना जाता है, ब्रह्मांड में सबसे कठोर तत्व है हीरा, इससे कठोर नहीं है। लेकिन धातु की जब हम बात करते हैं तो धातु क्या है? प्लेटिनम, क्योंकि ये अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु है, आपको पता भी है। और धातु की बात करें तो प्लेटिनम, प्लेटिनम की बात करते हैं हम, अधातु की बात करते हैं, सॉरी धातु की बात। धातु जो है प्लेटिनम कठोर है, लेकिन तत्व जो है कठोर, या पदार्थ पूछ ले आपसे, यानी पदार्थ पूछ ले, तत्व पूछ ले, पदार्थ पूछ ले भी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा है, क्योंकि हीरा को एलिमेंट कहा जाता है, कार्बन का अपरूप है। तो ये एलिमेंट पूछ ले आपसे भी, तत्व भारी कौन सा है तो भी क्या कहेंगे? हीरा है। धातु की बात करें तो प्लेटिनम की बात करेंगे। मुलायम धातु की बात करें तो सबसे मुलायम लिथियम होती है, ठीक है ना। उससे मुलायम होती है फिर सोडियम, और उसके बाद नंबर आता है किसका? देखो ऐसे, सबसे मुलायम कौन सी है? ये है। उसके बाद सोडियम है, और उसके बाद पोटेशियम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है? तो तीनों ऐसी हैं चाकू से काटा जा सकता है, तो तीनों धातुओं को ही चाकू से काटा जा सकता है। मैंने पेपर दिया था एक, तो उसके अंदर आया था कौन सी धातु है जिसको चाकू से नहीं काटा जा सकता, और मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, पहला ऑप्शन दिया था सोडियम। पहला ऑप्शन क्या दिया था? सोडियम। तो मैंने पढ़ा ही सोडियम था, मैंने पढ़ा था स्पीडी से सोडियम भी चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम मैंने, ठीक है। और मैं पहला ऑप्शन सोडियम था, मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, कौन चाकू से, बस इतना मैंने टेप दिया। बाद में मेरे को याद आया जब आंसर शीट आई ना, भी कौन सी धातु चाकू से नहीं काटा जा सकता। अरे बड़ा धोखा हुआ भाई, ठीक है। लेकिन भगवान के दया से अपना सिलेक्शन हो गया उसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका धोखा अपना कोई ज़्यादा धोखा नहीं मानते हम उसको, ठीक है।
और उस पेपर में मेरी ऑल इंडिया में 266 रैंक आई थी, जिसमें क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, ये चाकू वाला। तो ये तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मुलायम धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम धातु है, ठीक है। और सोडियम ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में किस तत्व को किसको रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पानी में क्यों नहीं रखा जाता, पानी के संपर्क में आते ही ये विस्फोट करता है बहुत बारी। क्या करता है, ये विस्फोट करता है, ठीक है ना, जल के संपर्क में आते ही। तो ये सोडियम है। तीनों ही मुलायम धातु है, हल्की धातु है, मुलायम धातु है, तीनों को ही चाकू से काटा जा सकता है। खंजर, खंजर ऐसा ही होता है क्या, ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है इसको। हो गई क्लियर, हो जाएगी बात, अरे हो जाएगी ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिखते जाओ, देखो कितने क्वेश्चन करवाएंगे अभी तक तो आपको। मुलायम धातु, अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं यार। देखो यार, कौन सी धातु है द्रव धातु, लिक्विड धातु कौन सी है, द्रव धातु। तो आपका आंसर क्या रहता है, पारा। क्या रहता है, पारा, Hg जिसको आप सिंबल देते हो, पारा द्रव धातु है, ठीक है, उष्मा की अच्छी सुचालक। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द्रव अधातु कौन सी है, ब्रोमीन। द्रव अधातु कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रह जाता है, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन द्रव अधातु है। सुचालक धातु, सुचालक अधातु कौन सी है, विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है, तो विद्युत की सुचालक अधातु आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ठीक है, और ग्रेफाइट हीरा कार्बन के अपरूप है, जैसे कोयला भी है। तो ग्रेफाइट क्या है, सुचालक एकमात्र अधातु है जो फिर किसकी, विद्युत की सुचालक है। जैसे पेंसिल के अंदर किसका प्रयोग होता है, तो ये ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। पेंसिल का जो क्या बोलते हैं, चौकसा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सुड़ैया बोल देते हैं हमारे तो यहाँ। तो पेंसिल जो है ना, उसके अंदर ग्रेफाइट प्रयोग होता है। और ग्रेफाइट बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है ना, बड़ी बड़ी मशीनें, उनके अंदर लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में भी प्रयोग होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, क्लियर हुई बात। और सुचालक अधातु है। पेंसिल को अगर आप लाइट वाले स्विच के अंदर जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट होता है, उसके अंदर अगर डालोगे ना और पीछे हाथ लगा दिया तो करंट मार देगी आपको, सुचालक है वो, ठीक है ना। छोटे तो इसको ट्राई मत करना कभी, तार की तरह काम करेगा, उसके अंदर वाला जो गोटी सी होती है वो ना, द्रव अधातु, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रयोग, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली अधातु कौन सी है, उपधातु, 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 उपधातु। मेटलॉइड कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है आपका सिलिकॉन, याद रखना भैया, सिलिकॉन, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। और सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा वाले जो शीशे लगे होते हैं ना, उसके अंदर किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक है। पर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेफाइट से हम याद करेंगे तो सुचालक धातु कौन सी है, सबसे सुचालक, सबसे अच्छी धातु है, सब सुचालक होती है क्या, सबसे अच्छी सुचालक किसकी, विद्युत की, सबसे विद्युत की, ये यहाँ पे लिख लेना, विद्युत की अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, तो सबसे अच्छी सुचालक है AgOg यानी अर्जेंटीनम यानी चांदी, सिल्वर। तो क्या होती है, चांदी सबसे है। इसके बाद नंबर आता है आपका कॉपर का, यानी कॉपर का यानी तांबे का, तांबा दूसरे नंबर की अच्छी सुचालक धातु के अंदर गिना जाता है, ठीक है ना, अच्छी सुचालक धातु के अंदर गिना जाता है तांबा, हो जाएगा तांबा। पहला नंबर चांदी का, दूसरा नंबर तांबे का। आपसे पूछ ले चमकीली है धातु कौन सी है,
है चमकीली। ए धातु की बात कर रहा हूँ मैं, ए धातु की। तो चमकीली ए धातु है। आयोडीन बहुत खतरनाक चमकती है भैया, आयोडीन। ठीक है, और आयोडीन है क्या, तो आप कह देना जी ए धातु के साथ साथ हैलोजन भी है, और हैलोजन के साथ ये चांदी जैसे चमकती है, चांदी जैसे। चमकीली ए धातु बोल देते हैं इसको, है ना, बहुत साइन मारती है ये चमकीली ए धातु। हाँ, और क्वेश्चन कौन कौन से रह जाते हैं आपके, देखो। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी पर ज़्यादा तत्व की बात करेंगे, धातु की बात करेंगे, उपधातु की बात करेंगे, अधातु की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो आपने कहा जी ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व की बात करें तो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। धातु की बात करें तो ऑक्सीजन धातु तो नहीं है, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। धातु कौन सी पाई जाती है? सिलिका, आपने पढ़ा होगा सिलिका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा धातु तो एल्यूमिनियम है। उपधातु की बात करें, उपधातु सिलिका सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी सिलिकॉन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन, ठीक है। मिट्टी के अंदर भी सिलिकॉन मिलता है आपको। और अधातु, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। तो अधातु सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। तत्व पूछ ले, ऑक्सीजन अधातु, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? अधातु में आता है भैया, ठीक है ना। ये क्या आता है? अधातु, क्योंकि ये इधर लगा होता है, आपने पता भी होगा, BBC ऑफ नहीं, तो ये देखो कार्बन के बाद नंबर है इसका, और ये उपधातु स्टार्ट होती है यहाँ से। तो इधर वाला क्या है? कार्बन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सारे के सारे अधातु है, ठीक है, अधातु। ये भी हो जाएगा जी, ठीक है। अब क्या रह जाता है? क्वेश्चन तो याद करने पड़ते हैं ना। क्रियाशील, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? क्रियाशील धातु हो गया आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे सिद्ध विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? प्रबल ऑक्सीडेंट कौन सा है? प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? याद कर लेना भैया, कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद करनी पड़ेगी। और क्या है? आयनन विभव, आयनन विभव सबसे ज़्यादा किसका है? विभव सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं आप, और सबसे कम की बात कर लेते हैं, सबसे कम की बात कर लेते हैं। सबसे कम किसका है? आयनन विभव सबसे ज़्यादा किसका होता है? आपको पता है आयनोजेशन एनर्जी जो है वो हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम आपको कल बताया था मैंने, सीजियम की ज़्यादा कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की। और प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो फ्लोरीन है आपका, ठीक है। और विद्युत ऋणात्मक तत्व भी फ्लोरीन है आपका। और सबसे क्रियाशील धातु आपकी कौन सी है? तो वो फ्रांसियम है, ठीक है ना। कौन सी है? फ्रांसियम। ठीक, तो क्रियाशील धातु की बात कर रहा था मैं, फ्रांसियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? फ्रांसियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी? आपसे पूछ ले, कम पूछ ले तो मान लो लिथियम। कौन सी है? लिथियम। ये तो हो गया यार। प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, क्रियाशील धातु फ्लोरीन, और कम लिथियम। आयनो विभव हीलियम का ज़्यादा, और कम किसका होता है? सीजियम। ये भी धातु है, सीजियम। हीलियम क्या है? गैस है। एक लास्ट एंड लास्ट आप पढ़ लो, अक्रिय गैस आपको याद करनी पड़ेगी। हेलोजन भी याद कर लेना आप,
हेलोजन 17 वर्ग में आते हैं भैया, 17 वर्ग में, ठीक है। और 17 वर्ग में आते हैं और इसको हेलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, धातुओं के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु है, क्लोराइड अधातु यानी हेलोजन है, तो उसने किसका निर्माण किया? नमक का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो 17 वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। हेलोजन कौन कौन से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हेलोजन आपका है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। कल फिर बाहर आई आंटी, तो आप इससे कर लेना फ्लोरीन कैलोरीन, ठीक है। ब्रोमीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, याद कर लेना, ये आपके क्या है? हेलोजन है। अक्रिय गैस भी पूछ लेता है आपसे, अक्रिय गैस, या आपसे ये पूछ लेता है नोबल गैस, एक ही बात है यार सारी की सारी। या आपसे पूछ लेता है आदर्श गैस, या आपसे क्या पूछ लेता है वो लास्ट वाला, शून्य वर्ग किसे कहा जाता है? शून्य वर्ग के तत्व, या निष्क्रिय भी पूछ लेता है, या इनर्ट पूछ लेता है, ठीक है। गैस कौन सी है? तो ये वर्ग जो 18 है ना आपका, वर्ग 18 है, वो कौन सा गैस है? अक्रिय गैस है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? अक्रिय गैस पाई जाती है। वर्ग 18 के अंदर अक्रिय गैस पाई जाती है। और कौन कौन से तत्व आते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या आते हैं? वर्ग 18 के अंदर तत्व आते हैं आपके हिलानीना और करीना, जिंदा रहे, और ओजी भी लिख लेना भैया, कृत्रिम है तो क्या हो गया, ये आता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ऑर्गेनाइसोन, ये तत्व हैं वो 18 वर्ग में आते हैं, अक्रिय है। तो इन 18 शून्य वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी शून्य संयोजकता होती है। वैलेंसी जो होती है इनकी कितनी होती है? संयोजकता शून्य होती है, शून्य संयोजकता होती है। यानी बाहरी कक्ष में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कक्ष में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी से क्रिया नहीं करता, ये क्रिया जल्दी किसी से नहीं करते, इसलिए इसको अक्रिय गैस कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि क्रिया नहीं करेंगे। बाहरी तत्व इसका पूरा है, बाहरी कक्ष जो इसका पूरा है, इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये क्रिया नहीं करेंगे या रिएक्ट नहीं करते, तो क्या हो गई? ये फिर इनएक्टिव हो गए, यानी इनर्ट गए, निष्क्रिय हो गई। नोबल गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र यानी हीलियम सीधा ऐसे हीलियम पाया जाता है, नियोन सीधा ऐसे नियोन पाया जाता है, आर्गन सीधा ऐसे पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्या पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाता है, H2 पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से ये इसलिए नोबल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे नोबल धातु किसे कहा जाता है? नोबल है मेटल किसे कहा जाता है? या आदर्श धातु किसे कहा जाता है? तो धातु आपका सोने को कहा जाता है भैया, ओरम सोने को कहा जाता है। सोना हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, तो उसके बाद चांदी भी मिलता है आपका, चांदी भी स्वतंत्र अवस्था में, लेकिन सबसे स्वतंत्र अवस्था में शुद्ध अवस्था में सोना पृथ्वी से मिलता है हमें, ठीक है ना। तो खनिज क्या है, ऐशक क्या है, वो तो पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे। धातु क्रम क्या है, मेटालर्जी क्या है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ओरम और ये नोबल धातु क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो इनको नोबल धातु कहा जाता है और इनको नोबल गैस कहा जाता है। और ये कौन कौन सी आपको याद कर लेना, हीला, नीना और करीना, जिंदा रहे, ओजी, ठीक है ना। तो इससे भी याद कर सकते हो आप। बाकी ट्रिक मैंने पीछे वीडियो में करवा रखी है, बहुत अच्छे से आपको याद करवाई गई है। पीरियोडिक टेबल मैंने पूरी मेहनत की है, अपने जितना हो सकता है उतना 100% देने की कोशिश की है, ठीक है। और आपको ये भी पता है भी आप व्यू शेयर वेयर के लिए कहते नहीं, तो व्यू के लिए आप काम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। काम कर रहे हैं आप कुछ स्टूडेंट के लिए, अपने लिए, अपने को संतुष्टि मिलती है, पढ़ाने में मज़ा आता है, बस। इसके अलावा अपने को इस वीडियो से अपने को कुछ भी नहीं मिलता भाई, एक पैसा भी नहीं मिलता, ठीक है। तो अपने को मज़ा आता है, बस हम पढ़ा रहे हैं, 2-3 साल से हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई देखो कितने देखो, है ना। तो ये था, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आगे देखते रहें, अच्छा लगेगा आपको। अगर आप चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप फिज़िक्स पढ़ेंगे, अगर आप शुरू से लेकर वीडियो देखोगे ना तो आप 2-3 वीडियो देख लेना बस आंख बंद करके। बाकी मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, 2-3 वीडियो आपने पूरी देख ली ना, उसके बाद शुरू से देखना 1-2 वीडियो, 2-3 वीडियो आपने देख ली तो मैं आपकी आदत बना दूँगा, आपको पढ़ना पड़ेगा फिर मेरे से, ठीक है ना। और आपका वो सब्जेक्ट इतना बढ़िया हो जाएगा यार, इतना बढ़िया हो जाएगा भी, आप कहोगे वाह मज़ा आ गया, इंटरेस्ट बना दूंगा मैं आपका। लेकिन 2-3 वीडियो आपको पूरा कलेजा ना टाइट करके देखनी पड़ेगी, है ना, उसके बाद पूरी वीडियो देखोगे आप, वो मेरा काम आगे। साइंस में किसी को इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो मेरी 2-3 वीडियो देख लें बस, शुरू की 3 वीडियो देख लें, 4 वीडियो देख लें, उसके बाद तो मेरा काम है, अपने आप आदत बन जाएगी, ठीक है ना। आदत बना देंगे आपकी, आपको लत लगा देंगे साइंस की। चलो ठीक है, पढ़ते रहिएगा, जल्दी से कामयाबी मिले आपको। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।